हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं त्रिकला प्रेरण मोटर के बारे में, यानी कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर। आज जो है हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की दूसरी क्लास रहने वाली है। कल जो है हमने पार्ट 1 कर लिया था। कल की क्लास में हमने इसके कार्य सिद्धांत के बारे में समझा था, इसकी कार्य प्रणाली जो होती है, इसकी जो संरचना किस तरीके की होती है, कौन से इसके अंदर रोटर बनाए जाते हैं, और सिंक्रोनस स्पीड, रोटर स्लिप के बारे में कल की क्लास में हमने समझ लिया था। आज की क्लास में हम क्या समझेंगे? आज की क्लास में हम कितने प्रकार की जो है इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है, उन्हें किस तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है, क्या उन्हें बिना स्टार्टर के स्टार्ट किया जा सकता है, ये सभी बातों पर आज विचार करेंगे। और कुछ अन्य पॉइंट है उनके बारे में भी आज समझेंगे। आज की क्लास में ना हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर वाले चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। जो इंडक्शन मोटर होती है, चाहे वो सिंगल फेज हो चाहे थ्री फेज हो, छोटे चैप्टर है दोनों, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर रहते हैं। 2 से 3 सवाल आने की संभावना बनी रहती है इन चैप्टर के अंदर से, इसलिए इन चैप्टर को समझना बहुत ही जरूरी होता है। आज की क्लास में हम ये सब पढ़ेंगे और आज की क्लास में इसको खत्म करने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते, देखिए कल मैंने ना आपको आखिरी में क्या कराया था कि जो स्लीप क्षेत्र होता है, क्या देखिए कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था, स्लीप क्षेत्र के बारे में। अगर निम्न स्लीप क्षेत्र है तो वहां पर टॉर्क जो है समानुपाती होता है एस के, किसके? स्लिप के। और उच्च स्लिप क्षेत्र में क्या होता है? टॉर्क व्युत्क्रमानुपाती होता है स्लिप के, किसमें? उच्च स्लिप क्षेत्र में। कल हमने इतना पढ़ लिया था, इस ग्राफ की हेल्प से मैंने आपको सब कुछ बता दिया था अच्छे तरीके से। आज जो है ना एक चीज समझते हैं, स्लिप और टॉर्क के बीच में एक चक्कर बनाया जाता है। क्या? किसके बीच में? टॉर्क और स्लिप के बीच में एक वक्र बनाया जाता है। देखिए किस तरीके का, इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। ये वक्र बनाया जाता है इस तरीके से, ये देखिए इंपॉर्टेंट है ये बीच वाला जो यहाँ पर ये ग्राफ बना हुआ है, ये दर्शाता है मोटरिंग मोड को, मोटरिंग मोड को। और जो ये वाला वक्र है ना, ये वाला वक्र दिखाता है यहाँ पर जनरेटिंग मोड को। किसको? जनरेटिंग मोड को। और इधर वाला ये दर्शाता है ब्रेकिंग मोड को। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने आपको बताया। यहां तो ये तो टॉर्क को दिखा रही है ये एक्सिस, और जो ये वाली एक्सिस है ना, ये दर्शा रही है स्लिप को। किसको? स्लिप को। जब यहां पर तो स्लिप का मान 1 है, क्या है? स्लिप का मान 1 है यहां पर स्लिप का मान हो गया 2, ठीक है। और यहां पर भी स्लिप का मान 1 ही रहता है, यहां पर रहता है 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में यहां पर रहता है। और इधर होता है स्लिप का मान 0। कितना होता है स्लिप का मान? 0, या फिर हम इसे ऋणात्मक भी कह सकते हैं, नेगेटिव भी कह सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इस ग्राफ को बनाने का क्या मतलब है, ये देखिए अगर स्लिप का मान 0 है, अगर स्लिप का मान क्या है? 0 है। यहां से पहले क्या है? स्लिप का मान 0 है यहां पर, तो ये जनरेटिंग मोड है, यानी कि ये जो है जनरेटर की तरह कार्य करता है। वो मशीन जनरेटर की तरह कार्य करेगी जहां पर स्लिप का मान 0 या फिर 0 से कम होगा। स्लिप का मान क्या होगा? 0 से कम होगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। जब भी स्लिप का मान 0 या 0 से कम हो तो वो जनरेटिंग मशीन होती है। जैसे अल्टरनेटर हो गया, अल्टरनेटर अल्टरनेटर वाले चैप्टर में मैंने आपको ये बात नहीं बताई थी कि जहां पर स्लिप का मान 0 होता है वो अल्टरनेटर होता है। लेकिन क्यों नहीं बताई थी मैंने आपको? क्योंकि अगर मैं उस टाइम आपको स्लिप के बारे में बताता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि स्लिप होता क्या है। हमेशा याद रखना, अल्टरनेटर में ऋणात्मक स्लिप होती है। किसी? ऋणात्मक। एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि अल्टरनेटर में किस तरह की स्लिप होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, या फिर कितनी होती है? तो उसमें आंसर था ऋणात्मक। हमेशा याद रखना, अल्टरनेटर की स्लिप होती है ऋणात्मक या फिर 0। स्लिप होता ही क्या है? स्लिप सिंक्रोनस स्पीड होता है। स्लिप सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच के अंतर को ही हम स्लिप कहते हैं। किसको? जो चुंबकीय फ्लक्स है,
क्या, जो स्टेटर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स है और रोटर के द्वारा रोटर के घूमने की गति, उसके बीच के अंतर को ही स्लिप कहते हैं। अब अल्टरनेटर में तो स्लिप होती नहीं है, क्यों? क्योंकि वो सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता है और वो कभी कभी उस चुंबकीय क्षेत्र से तेज भी घूम जाता है उसका रोटर, इसलिए उसके अंदर ऋणात्मक स्लिप होती है। क्या होती है? ऋणात्मक स्लिप होती है। अब ये मोटरिंग मोड का क्या मतलब है? ये मोटरिंग मोड का ये मतलब है कि स्लिप का मान जो है 1 होता है, 0 और 1 के बीच में। देखिए, स्लिप का मान 0 से तो ज्यादा होगा लेकिन 1 से कम होगा। क्या कहा मैंने? स्लिप का मान जो है मोटर के अंदर या तो जीरो से तो बड़ा होगा और 1 से कम होगा। किसमें? मोटरिंग कंडीशन में। अगर इस तरीके की स्लिप है तो वो एक मोटर कहलाती है। अब जब स्लिप का मान ज्यादा हो जाता है ना, क्या, अगर स्लिप का मान ज्यादा हो जाता है, ये देखिए यहां पर दर्शा रहा है, अगर स्लिप का मान 1 से ज्यादा हो गया, 2 के आसपास चला गया, तो वो मोटर जो है, वो मशीन जो है ब्रेकिंग मोड पर चली जाती है। किस पर? ब्रेकिंग मोड पर चली जाती है। ये वक्र आपको समझ आ गया होगा। किसके बीच में बनाया है? टॉर्क और स्लिप के बीच में ये वक्र बनाया गया है। इस वक्र की हेल्प से आप आसानी से समझ सकते हो कि स्लिप का मान अगर 0 है तो वो जनरेटर है, अगर 0 और 1 के बीच में है तो वो मोटर है, और अगर स्लिप का मान ज्यादा हो गया तो वो ब्रेकिंग मोड पर चली जाती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब समझते हैं मोटर कितने प्रकार की होती है। देखिए, मोटर होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर और एक होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। कौन सी? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। एक होती है स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर और एक होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। जो इनका वर्गीकरण है ना, इनके रोटर के आधार पर किया गया है। स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के अंदर तो स्क्वायर केज रोटर प्रयोग किया जाएगा और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर वाउंड रोटर प्रयोग किया जाएगा। कौन सा? वाउंड रोटर। दोनों के बारे में हम कल विस्तार से पढ़कर आ चुके हैं। अब समझते हैं कि स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर क्या होती है। देखिए, पहले समझते हैं स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को। जिस मोटर के अंदर ना स्क्वायर केज रोटर यूज होगा, उसी को हम स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर कहते हैं। और जो इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क हो ना, जो इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है, वो लगभग समान रहता है। यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क थोड़ा बहुत ज्यादा होता है। किससे? जब ये मोटर चल रही होती है ना, उस समय से। और जो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर होती है, इसकी जो गति है वो भी लगभग स्थिर रहती है। लगभग स्थिर रहती है। यानी कि नो लोड से फुल लोड तक लगभग गति जो है स्थिर रहती है। थोड़ा बहुत ही परिवर्तन होता है, जैसे जैसे लोड बढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत ही गति जो है कम होती है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं आता। इसलिए स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का यूज वहां पर किया जाता है जहां पर हमें लगभग स्थिर गति की आवश्यकता होती है, जैसे लैथ मशीन। लैथ मशीन लैथ मशीन से ही आपको याद आया होगा, जब हम डीसी मोटर पढ़े तो डीसी शंट मोटर जो है वो भी लैथ मशीन में काम आती है। क्यों? क्योंकि उसकी भी गति लगभग स्थिर रहती है। ठीक है, टेक्सटाइल के वर्क में, किसके वर्क में? टेक्सटाइल के वर्क में किसका यूज किया जाता है? स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का। अब स्क्वायर केज में ना 2 प्रकार के रोटर होते हैं, एक तो सिंगल केज होता है और एक डबल केज। सिंगल केज के अंदर जो है स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, और जो डबल केज होता है, डबल केज रोटर होता है, उसके अंदर स्टार्टिंग टॉर्क का मान अधिक रहता है। किसे? सिंगल केज से। ये थी स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। अब समझते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में। देखिए, जिस मोटर के अंदर ना वाउंड रोटर यूज होगा, जिस मोटर के अंदर वाउंड रोटर यूज होता है ना, उसी को हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कहते हैं। और जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क है ना, उसको हम प्रतिरोध लगाकर बढ़ा सकते हैं। किसको? प्रतिरोध का प्रयोग करके हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सकते हैं भाई। किसको? स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। किसका प्रयोग करके? प्रतिरोध को। लेकिन क्या होता है ना, प्रतिरोध लगाने से ना मोटर की एफिशिएंसी पर बहुत असर पड़ता है। किस पर? एफिशिएंसी पर।
इस वजह से ना स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होती है उनकी एफिशिएंसी कम होती है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रतिरोध लगाकर स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो इसकी गति है ना, गति को सामान्य से ज्यादा नहीं कर सकते हम। जो इसकी सामान्य गति है ना, उस सामान्य गति से अधिक इसकी गति नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्रतिरोध लगाकर ना गति तो बढ़ा सकते हैं इसकी। प्रतिरोध लगाकर जो गति है वो कम कर सकते हैं। सॉरी, बढ़ा रहा हूं। क्या कर सकते हैं? प्रतिरोध लगाकर गति कम तो कर सकते हैं, लेकिन प्रतिरोध लगाकर गति को बढ़ाया नहीं जा सकता इसमें। इसलिए इस मोटर की सामान्य गति से उच्च गति हम नहीं कर सकते प्रतिरोध लगाकर। और प्रतिरोध का यूज करने की वजह से इसकी एफिशिएंसी कम रहती है। इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां हमें स्टार्टिंग टॉर्क की ज्यादा आवश्यकता होती है। किसकी? हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, जहां जैसे कंप्रेसर हो गया, क्रेन हो गई, वहां पर क्या है, जहां पर स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए हाई, वहां पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाएगा। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में 3 स्लिप का भी यूज किया जाता है। किसका? 3 स्लिप का भी यूज किया जाता है। और इसके रोटर पर जो है वाइंडिंग की जाती है, शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग की जाती है। लेकिन जो स्लिप रिंग, जो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर होता है, उसमें केवल बार लगा दिए जाते हैं। क्या? छड़े स्थापित कर दी जाती है और वो शॉर्ट सर्किट रहती है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम रहता है, और जो वाउंड इसका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, इसका स्टार्टिंग करंट हाई रहता है। और इसके अंदर स्टार्टिंग टॉर्क तो ज्यादा हो गया, लेकिन स्टार्टिंग करंट इसका कम होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का। क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिरोध का प्रयोग कर दिया। अब प्रतिरोध क्या है? करंट के मान को कम कर देता है, इसलिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर करंट का मान कम रहता है स्टार्टिंग में। और ये प्रतिरोध कब तक जुड़ा रहता है? जब तक मोटर जो है अपनी सही गति से नहीं चल जाती, तब तक हम प्रतिरोध के मान को थोड़ा थोड़ा करके कम करते रहते हैं। और जो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर होते हैं, इसके अंदर जो स्टार्टिंग करंट है वो ज्यादा होता है। लेकिन ये स्क्वायर केज जो है सस्ती होती है मोटर, और स्क्वायर जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है वो थोड़ी महंगी होती है। ठीक है। और इसकी लगभग स्थिर गति रहती है, चाहे लोड बढ़ाओ, थोड़ी बहुत ही गति में कम कम होता है। लेकिन जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, इसका लोड पर जो है अधिक गति घट जाती है। अगर लोड बढ़ाएंगे तो गति ज्यादा कम हो जाती है इसकी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की। उम्मीद है आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। अब चलते हैं स्टार्टर पर। स्टार्टर इन 3 फेज मोटर। मोटर के अंदर हमें स्टार्टर का यूज करना पड़ता है। क्यों? मोटर को स्टार्ट करने के लिए। आखिर क्यों हम सीधा उसको डायरेक्ट नहीं चला सकते मोटर को सप्लाई देकर? क्योंकि जो स्टार्टिंग करंट होता है ना मोटर के अंदर, वो हाई रहता है। मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया था कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है ना, वो एक शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर की तरह होती है। किसकी तरह? शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर। क्योंकि जो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी होती है? जो रोटर पर की जाती है, चाहे वो छड़े स्थापित की जाती हो, लेकिन वो वाइंडिंग होती है। और उस वाइंडिंग को क्या है? शॉर्ट सर्किट करके रखा जाता है। क्या किया जाता है? शॉर्ट सर्किट किया जाता है उसे। और इसीलिए हम उसे शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। अब सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है? शॉर्ट है, तो उसके अंदर क्या है? करंट बहुत ज्यादा जाती है। अब जो उसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न होगा, मान लीजिए रोटर के अंदर जो वाइंडिंग की गई है, चाहे जो छड़ें स्थापित की गई है, तो उनके अंदर क्या है? ईएमएफ जो उत्पन्न होगा, अब वो शॉर्ट सर्किट होने के कारण उसके अंदर करंट ज्यादा जाएगी। इसलिए स्टार्टर का यूज करते हैं हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में, हाई करंट को रोकने के लिए। प्रेरण मोटर में ना जो स्टार्टिंग के समय जो करंट जाती है, वो रनिंग अवस्था की 5 से 7 गुना जाती है। अगर हम स्टार्टर का प्रयोग नहीं करेंगे ना 3 फेज इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए, तो जो उसमें स्टार्टिंग का करंट होगा ना, वो 5 से 7 गुना होगा। किसका? जो रनिंग करंट होता है। मान लीजिए एक मोटर स्टार्ट हो गई है और पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया है, अब मोटर चल रही है, रनिंग में है, तो उसके अंदर जब जितना करंट जाएगा ना, उसका 5 से 7 गुना करंट जाता है स्टार्टिंग के वक्त, अगर हम स्टार्टर का यूज ना करें। इसलिए हम स्टार्टर का यूज करते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए। किसको? करंट को कंट्रोल करने के लिए स्टार्टर का यूज करते हैं। और स्टार्टर में क्या है? ओवरलोड और लो वोल्टेज से भी हेल्प करता है। किसे? ओवरलोड। मान लीजिए कोई मोटर है, वो ओवरलोड हो गई है, या फिर उसके अंदर लो वोल्टेज सप्लाई जा रही है, लो वोल्टेज सप्लाई जा रही है, तो उससे क्या है? हमारी मोटर को ये बचा कर रखता है, उससे सेफ्टी करके रखता है ओवरलोड और लो वोल्टेज से। स्टार्टर जो होता है उसके अंदर कोयल लगाई जाती है, नो वोल्ट कोयल और ओवरलोड कोयल, जो उससे हमारी मोटर की रक्षा करता है।
ठीक है। और कई स्टार्टर तो ऐसे है जिसके अंदर वोल्टेज को कम करके करंट को कम किया जाता है। किसको? वोल्टेज को कम करके जो है करंट को कम कर दिया जाता है। उनके बारे में अभी आगे समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं डीओएल स्टार्टर के बारे में। किसके बारे में? डीओएल। डीओएल का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। क्या है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। 3 HP से 5 HP तक की मोटरों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? 3 HP से 5 HP तक की मोटरों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें संयोजक की संख्या कितनी होती है? 4। इसमें क्या है, जो स्टार्टिंग में जो वोल्टेज होती है ना, वोल्टेज को कम करने की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। और इन स्टार्टरों का ना वहां पर इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है जहां पर स्टार्टिंग में करंट को कम करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि मोटर क्या है, 3 HP से 5 HP तक तो यूज ही हो रही है, उसमें क्या है करंट का मान ज्यादा होता नहीं है स्टार्टिंग में। इसलिए इसका प्रयोग क्या है? ओवरलोड से प्रोटेक्शन। ओवरलोड से प्रोटेक्शन करता है ये, और नो वोल्ट से प्रोटेक्शन करता है। किसे? ओवरलोड से और नो वोल्ट से ये प्रोटेक्शन करता है ड्यूअल स्टार्टर हमारी मोटर का। इतना आपको समझ आ गया होगा। कार्य प्रणाली जो होती है इस मोटर की बिल्कुल आसान होती है। जैसे ही हम ऑन का बटन इसमें दबाते हैं, 2 बटन होते हैं इसके अंदर, एक ऑन का बटन होता है और एक ऑफ का बटन होता है। जैसे ही हम ऑन के बटन को दबाते हैं तो अंदर जो इसके अंदर कोयल लगी होती है वो कोयल जो है चुंबकित हो जाती है और सर्किट को पूरा कर देती है, जिसके कारण मोटर चलने लग जाती है। और जैसे ही हम ऑफ के बटन को दबाते हैं तो वो कोयल जो है विचुंबकित हो जाती है और सर्किट को तोड़ देती है। इसी तरीके से ड्यूअल स्टार्टर कार्य करता है। आगे चलते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर पर। ये इंपॉर्टेंट है। स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है? देखिए, ये जो है ना स्टार्टर 10 HP तक की मोटरों के लिए प्रयोग किया जाता है। किस पर? 10 HP की। थोड़ी और ऊपर की भी ले सकते हैं इसके लिए, इस स्टार्टर के, जब हम ये स्टार्टर यूज करें। स्टार डेल्टा का क्या मतलब है? देखिए, आप सबको एक चीज पढ़ाई थी मैंने जब हम पढ़ रहे थे 3 फेज वाला चैप्टर। कौन सा? जब हमने 3 फेज की थ्योरी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? 3 फेज की एसी थ्योरी जब हमने पढ़ी थी तब मैंने आपको एक चीज बताई थी। जो स्टार कनेक्शन होता है ना, स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होती है ना वो √3 ऑफ फेज वोल्टेज होती है। क्या होती है? √3 ऑफ फेज वोल्टेज होती है। कब? स्टार में। तो उसी सिद्धांत पर यहाँ पर ये वही सिद्धांत यहाँ पर यूज हो रहा है कि जब हम स्टार्टिंग में स्टार कनेक्शन में जोड़ते हैं एक मोटर को, किसमें? स्टार डेल्टा स्टार्टर की हेल्प से शुरुआत में उस मोटर को स्टार्ट कनेक्शन में स्टार्ट किया जाता है। जैसे ही हम उसमें करंट देते हैं ना तो उसमें लाइन वोल्टेज का, तो यहाँ पर फेज वोल्टेज कितनी बनेगी? यहाँ पर फेज वोल्टेज कितनी बनेगी? VL/√3 बनेगी। यहाँ पर क्या बनेगी? VL/√3। यानी कि स्टार कनेक्शन में जब हम उस मोटर को जोड़ते हैं तो स्टार्टिंग में ना जो करंट जाती है, जो वोल्टेज जाती है उसके अंदर, वो √3 ऑफ फेज वोल्टेज हो जाती है। यानी कि लाइन वोल्टेज होती है, फेज वोल्टेज के अंदर जो वोल्टेज आएगी ना वो लाइन वोल्टेज का 1/√3 गुना होगी। कितनी? 1/√3 गुना, या फिर हम कह सकते हैं 57.7%। देखिए, एक बार फिर से हम समझते हैं। जब हम मोटर में ऑन बटन को दबाते हैं, क्या ऑन बटन को हमने दबा दिया तो वो मोटर क्या है? स्टार कनेक्शन में स्टार्ट होगी। किसमें? क्योंकि वो जो स्टार्टर है शुरुआत में स्टार कनेक्शन में जुड़ा हुआ रहता है। अब जैसे ही हमने इसको स्टार्ट बटन को क्लिक किया, दबाया, तो उसके अंदर जो वोल्टेज आएगी ना वो लाइन वोल्टेज का 1/√3 जाएगी। लाइन वोल्टेज का 1/√3 जाएगी, या फिर हम इसे कह सकते हैं लाइन वोल्टेज का 57.7%। अगर लाइन वोल्टेज 100 वोल्ट है तो उसके अंदर उस टाइम 57.7% वोल्टेज जाएगी। अब यहाँ पर वोल्टेज कम होगी ना तो क्या है? करंट भी कम हो जाएगा। वोल्टेज कम होने से करंट का मान भी कम हो जाता है। इस सिद्धांत पर जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर काम करता है। अब जैसे ही मोटर जो है अपनी सामान्य गति पर आ जाती है, किस पर? अपनी सामान्य गति पर आ जाती है, तो क्या है? डेल्टा कनेक्शन में उस स्टार्टर को जोड़ दिया जाता है। किसमें? डेल्टा कनेक्शन में उस स्टार्टर को जोड़ दिया जाता है। देखिए, जो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। किस प्रकार? कितने प्रकार? 2 प्रकार का होता है। देखिए, एक तो होता है हस्तचालित और एक होता है सेल्फ स्टार्टेड। देखिए, कौन कौन सा? एक होता है हस्त चालित,
हस्तचालित। हस्तचालित में क्या है, एक वो होता है, इसमें 3 संयोजक बिंदु होते हैं। एक की तरफ होता है स्टार, फिर होता है ऑफ, फिर होता है डेल्टा। पहले हम इसे स्टार्ट की तरफ करते हैं। जब ये स्टार्ट होकर अपनी सामान्य गति प्राप्त कर लेती है एक मोटर, तो फिर हम इसको डेल्टा की तरफ मोड़ देते हैं। फिर ये डेल्टा कनेक्शन में चला जाता है। और एक होता है सेल्फ स्टार्टेड। कैसा? एक होता है सेल्फ स्टार्टेड। इसके सेल्फ स्टार्टेड के अंदर क्या है, एक टाइमर लगाया जाता है जिसे हम डिले रिले कहते हैं। क्या कहते हैं? डिले रिले। टाइम डिले रिले क्या कहते हैं? एक टाइम डिले रिले इसके अंदर यूज होती है। उससे क्या होता है, जब वो उसमें केवल ऑन बटन पर क्लिक करना पड़ता है आपको। किस पर? वो जब हम उसे ऑन कर देते हैं ना, तो अपने अनुसार जब ये डिले रिले जो है मोटर को सिग्नल देती है कि मोटर जो है अपनी सामान्य गति प्राप्त कर चुकी है, तब इसे जो है डेल्टा कनेक्शन में जोड़ दिया जाता है। किसकी हेल्प से? स्टार्ट जो ये डिले रिले होती है इसकी हेल्प से। एक होता है हस्तचालित, एक होता है सेल्फ स्टार्टेड। अंतर दोनों में केवल यही होता है कि इसमें हाथ के साथ डेल्टा कनेक्शन किया जाता है, और जो सेल्फ स्टार्टेड होती है इसमें केवल ऑन बटन को क्लिक करने के बाद अपने आप ही जो ये स्टार्टर होता है ये मोटर को डेल्टा कनेक्शन में जोड़ देता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टार्टर पर। अगला स्टार्टर है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। हम सभी ने ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ा हुआ है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो स्टार्टर है वो 20 एचपी से अधिक की मोटरों के लिए यूज होता है। किसके लिए? 20 एचपी से अधिक पर जो है कौन सा स्टार्टर प्रयोग किया जाएगा? ऑटो ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाएगा। इस स्टार्टर में क्या होता है, जो स्टार्टिंग में जो है वोल्टेज को कम कर दिया जाता है। स्टार्टिंग में वोल्टेज को कितना? 58%। स्टार्टिंग में कितना है? 58% वोल्टेज दिया जाता है रनिंग वोल्टेज का। अगर रनिंग के टाइम 100 वोल्ट अगर मोटर ले रही है, ये तो बस एग्जांपल दे रहा हूं मैं 100 वोल्ट का आपको आसान समझाने के लिए। 100 वोल्ट होता नहीं है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में क्या है, मान लीजिए 100 वोल्ट दिया है, तो रनिंग में अगर 100 वोल्ट दिया है तो स्टार्टिंग में 58% वोल्टेज दी जाती है। अब वोल्टेज कम हो गई तो करंट कम हो जाता है। इसी सिद्धांत पर जो है ये स्टार्टर भी कार्य करता है। अब आगे चलते हैं स्लिप रिंग मोटर के स्टार्टर पर। ये जो स्टार्टर होता है ना, ये केवल स्लिप रिंग मोटर पर ही हम प्रयोग कर सकते हैं। किस पर? केवल स्लिप रिंग मोटर पर ही प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, रियोस्टेट को। किसको? रियोस्टेट को जोड़ देते हैं स्टार्टिंग के करंट को कम करने के लिए। स्टार्टिंग के करंट को कम करने के लिए एक रियोस्टेट को जोड़ दिया जाता है। और इस रियोस्टेट का क्या है, शुरुआत में प्रतिरोध उच्च रखा जाता है। स्टार्टिंग में इस रियोस्टेट का प्रतिरोध जो है उच्च रखा जाता है ताकि स्टार्टिंग करंट को कम किया जा सके। अब जब तक मोटर जो है अपनी सामान्य गति पर आ जाती है ना, तब तक थोड़ा थोड़ा करके इस प्रतिरोध को कम करते रहते हैं। अब जब सामान्य गति आ जाती है एक मोटर की, तब इस प्रतिरोध को शून्य कर दिया जाता है, 0 कर दिया जाता है इस प्रतिरोध को। लेकिन जो ये विधि है ना रियोस्टेट वाली, ये थोड़ी कम एफिशिएंसी होती है इसकी। ये मोटर की एफिशिएंसी को कम कर देती है ये विधि। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जो है करंट का बहुत लॉस हो जाता है इस प्रतिरोध के कारण। इस प्रतिरोध के कारण क्या है, लॉस हो जाता है करंट का शुरुआत में ही, इसलिए इसकी एफिशिएंसी कम होती है। लेकिन क्या है, इसमें जो प्रतिरोध ये स्टार्टिंग में प्रतिरोध यूज किया गया ना, ये इस मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा देता है। किसको? जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है उस स्टार्टिंग टॉर्क को ये बढ़ा देता है शुरुआत में। यह है स्लिप रिंग मोटर का स्टार्टर। इतना जो आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। एक इंडक्शन मोटर की स्पीड को किस तरीके से जो है कंट्रोल किया जा सकता है। किसको? एक इंडक्शन मोटर जो होती है उसकी स्पीड को कंट्रोल काफी तरीकों से किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला तरीका जो आता है वो है वोल्टेज नियंत्रण। यानी कि वोल्टेज को कंट्रोल करके हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क, वो V स्क्वायर के समानुपाती होता है। यानी कि वोल्टेज के स्क्वायर के समानुपाती होता है टॉर्क। जैसे अगर हम वोल्टेज को कम करेंगे तो यहाँ पर टॉर्क का मान भी कम हो जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। वोल्टेज को नियंत्रण करके, अब वोल्टेज को तो नियंत्रण हम अपने आप कर सकते हैं प्रतिरोध का प्रयोग करके।
अगर हम स्टेटर वाइंडिंग के श्रेणी में, अगर स्टेटर वाइंडिंग के, स्टेटर जो वाइंडिंग होती है, स्टेटर वाइंडिंग के अगर श्रेणी क्रम में हम एक प्रतिरोध लगा दे, बाहर से एक प्रतिरोध जोड़ दे, तो क्या है वहां पर वोल्टेज का मान कम हो जाता है। तो वोल्टेज को हम आसानी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी हेल्प से मोटर को गति को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन करके। किसकी संख्या में? ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन करके। सप्लाई फ्रीक्वेंसी को नियत रख दिया। किसको? सप्लाई फ्रीक्वेंसी को नियत रख दिया। अब इसका स्पीड का फॉर्मूला आप सभी को पता है, n बराबर 120 F/P। अगर हमें स्पीड को चेंज करना है तो वोल्ट, या तो हम फ्रीक्वेंसी को बदलेंगे या फिर पोल की संख्या को। पोल की संख्या को कब बदल सकते हैं? मोटर को संरचना होने से पहले, यानी कि मोटर बनाने से पहले ही जो है हम पोल की संख्या को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मोटर एक बार बनकर तैयार हो गई है तो फिर हम पोल की संख्या को नहीं बदल सकते। पोल की संख्या को नहीं बदल सकते बाद में, पहले हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन करके भी हम स्पीड को कम कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमें स्पीड अगर ज़्यादा करनी है तो पोल की संख्या कम कर देंगे, अगर स्पीड हमें कम करनी है तो पोल की संख्या हम बढ़ा देंगे। एक होता है आवृत्ति नियंत्रण। इसी फॉर्मूले से हम समझ सकते हैं आवृत्ति नियंत्रण को भी। अगर हमें स्पीड बढ़ानी है तो हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, अगर हमें स्पीड घटानी है तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी को हम घटा सकते हैं। यह है आवृत्ति नियंत्रण। एक होती है फिर अगली विधि है रोटर रियोस्टेट का नियंत्रण। अब ये रोटर रियोस्टेट नियंत्रण क्या होता है? ये केवल ना स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज कर सकते हैं हम। किसमें? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो रोटर रियोस्टेट नियंत्रण है इससे हम ना विधि को, इसको स्पीड को कम तो कर सकते हैं, स्पीड कम कर सकते हैं, लेकिन इस विधि से सामान्य से अधिक गति हम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जो बाहर से जो प्रतिरोध लगाया जाता है ना वो स्पीड को कम तो कर देगा लेकिन सामान्य से अधिक गति नहीं दे पाएगा। और इस जो ये विधि है इसकी एफिशिएंसी भी कम होती है, और इस एफिशिएंसी में, इस विधि में हानि अधिक होती है। क्या हानि अधिक होती है इस विधि में? एक होता है सोपानी नियंत्रण। इसके अंदर दो मशीनों की आवश्यकता होती है, दो मोटर की। इस विधि के अंदर दो मोटरों की आवश्यकता होगी हमें। दो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इसके अंदर यूज की जाती है कम स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए। ठीक है ना? ये होता है सोपानी, जहां पर दो मोटर। इसमें जो गुणन गति का फॉर्मूला पता है क्या बन जाता है? क्योंकि जो इसके अंदर दो मोटर यूज होंगी ना, उन दोनों मोटरों के पोल की संख्या में फर्क होगा, डिफरेंस होगा पोल की। अगर एक मोटर में दो हैं तो किसी में चार हो गए, या फिर 6 भी हो सकते हैं, या फिर 8 भी हो सकते हैं। इस तरीके से जो है दो मोटरें यूज होगी। इसके अंदर फॉर्मूला क्या होगा? 120 F/P1 प्लस P2, इस तरीके से, क्योंकि दोनों मोटरों के अंदर पोलों की संख्या अलग अलग है। ठीक है ना? लेकिन जो ये विधि है ना, ये बहुत महंगी विधि पड़ती है। ये जो मेथड है ये बहुत ही महंगा मेथड पड़ता है, इसलिए जो इसका प्रयोग है बड़ी बड़ी मिलों में, जैसे रोलिंग मिल हो गया, पेपर मिल हो गया, बड़े बड़े कारखानों में जो है इस विधि का प्रयोग किया जाता है, ये मेथड यूज किया जाता है। इन विधियों से हम जो है एक स्पीड कर सकते हैं कंट्रोल एक इंडक्शन मोटर की। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे समझते हैं कोगिंग को। कुछ ना पॉइंट है अब जो इंपॉर्टेंट है, अब उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कोगिंग। कोगिंग क्या होता है? देखिए, जो स्टेटर और रोटर के जो दांत होते हैं ना, जो टीथ होते हैं, किसके? रोटर और स्टेटर के जो टीथ होते हैं, उनके अंदर एक मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? मैग्नेटिक लॉकिंग। मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाता है किसके बीच में? स्टेटर और रोटर के टीथ के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाता है। उसी को हम कोगिंग कहते हैं, उसी को हम कोगिंग कहते हैं, या फिर हम इसे टीथ लॉकिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? या तो इसको कोगिंग बोलो या टीथ लॉकिंग। एग्जाम में आया हुआ सवाल है और बहुत ही कंफ्यूजन ऑप्शन दिए हुए थे उस एग्जाम में। एग्जाम में पता क्या पूछा गया था? एग्जाम में पूछा गया था कि कोगिंग को क्या कहते हैं, कोगिंग का एक अन्य नाम क्या है, और वहां पर बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए हुए थे, तो वहां पर आदमी नहीं बता सकता कि क्या टीथ लॉकिंग इसका आंसर हो सकता है। ठीक है ना? तो कोगिंग को क्या है? टीथ लॉकिंग भी कहते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब
कोगिंग को खत्म कैसे किया जा सकता है? मैंने आपको बताया था कि जो रोटर होता है ना, रोटर के अंदर जो स्लॉट्स बनाए जाते हैं वो तिरछे बनाए जाते हैं, जो उनके अंदर छड़ें रखी जाती है ना, ऐसे रखी जाती हैं। जैसे ये रोटर हो गया, ऐसे तिरछी तिरछी जो है छड़े जो है इसके अंदर तिरछी रखी जाती हैं, ठीक है ना। उससे हम कोगिंग को खत्म कर सकते हैं। अब जो इसमें नेक्स्ट समझने वाली पॉइंट क्या है, क्राउलिंग क्या होती है? क्या? क्राउलिंग, जब मोटर ना अपनी सामान्य गति से, जब मोटर अपनी सामान्य गति से 1/7 या फिर इससे भी कम की गति पर घूमता है ना जब इसका रोटर, तो उसी को हम क्राउलिंग कहते हैं। किसको कहते हैं क्राउलिंग? एक बार फिर से समझिएगा। देखिए, जब मोटर अपनी सामान्य गति से, सामान्य गति के 1/7वें भाग से भी कम गति पर घूमे तो उसे हम क्राउलिंग कहते हैं। और ये क्राउलिंग होता किसकी वजह से है? ये होता है हार्मोनिक्स की वजह से, हार्मोनिक्स की वजह से। अब सवाल उठता है कि ये हार्मोनिक्स क्या होता है? देखिए, जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है, एक तो जो होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी के अलावा सर्किट के अंदर एक अन्य हाई फ्रीक्वेंसी आ जाती है, एक अन्य हाई फ्रीक्वेंसी आ जाती है उस सर्किट के अंदर, और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना हाई होती है, ये ना करंट और वोल्टेज के वेव फॉर्म को, करंट और वोल्टेज के वेव फॉर्म को ना डिजोर्ट करती है, विकृत करती है। उसी को हम हार्मोनिक्स कहते हैं। देखिए फिर से समझिए, हार्मोनिक्स किसे कहते हैं? एक सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। अब इस फ्रीक्वेंसी के अलावा इस सर्किट के अंदर एक अन्य फ्रीक्वेंसी आ जाती है जो बहुत ही हाई होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है, और ये हाई फ्रीक्वेंसी ना करंट और वोल्टेज के वेव फॉर्म को विकृत करती है या फिर डिजोर्शन करती है। उसी को हम हार्मोनिक्स कहते हैं। अब ये जो हार्मोनिक्स है ये आती किसकी वजह से है? क्या ये सप्लाई की तरफ से आती है? नहीं, सप्लाई की तरफ से केवल 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। ये जो अन्य फ्रीक्वेंसी है ना, ये कहाँ से आती है? ये लोड की तरफ से आती है भाई। किसकी तरफ से आती है? ये आती है लोड की तरफ से। अब लोड कैसा? नॉन लीनियर लोड। जब हम नॉन लीनियर लोड का यूज करते हैं ना, नॉन लीनियर, अब नॉन लीनियर क्या होता है? नॉन लीनियर वो लोड होता है जो ओम के नियम की पालना नहीं करता। किसकी? जो लोड ओम के नियम की पालना नहीं करता उसे हम नॉन लीनियर लोड कहते हैं। अब ये जो हार्मोनिक्स आती है ना एक सर्किट के अंदर, वो नॉन लीनियर लोड की वजह से आती है। किसकी वजह से? नॉन लीनियर लोड, या फिर एक मोटर के अंदर यांत्रिक कारणों से भी आ सकती है। किसकी वजह से? यांत्रिक कारणों की वजह से। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा कि जो एक मोटर है, मोटर में क्राउलिंग की एक समस्या होती है और वो समस्या जो है हार्मोनिक्स के कारण होती है। हार्मोनिक्स मैंने आपको बता दिया कि हार्मोनिक्स क्या होता है। अब इस क्या हम क्राउलिंग को दूर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्राउलिंग को दूर करने के लिए हमें हार्मोनिक्स को खत्म करना पड़ेगा। हार्मोनिक्स को कैसे खत्म किया जा सकता है? शॉर्ट पिच वाइंडिंग का यूज करके। शॉर्ट पिच का यूज कर लो और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का। शॉर्ट पिच और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का प्रयोग करके हम क्राउलिंग की समस्या को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई? नेक्स्ट पॉइंट है जोगिंग। जोगिंग, इसका अन्य नाम होता है इंचिंग। क्या पता कितनी बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है भाई, जोगिंग। जोगिंग का अन्य नाम क्या होता है? जोगिंग का अन्य नाम होता है इंचिंग। क्या होता है? इंचिंग। अब समझते हैं जोगिंग होता क्या है। देखिए, मोटर को ना स्टार्ट करने के लिए, मोटर को शुरुआत में मोटर को जो है शुरुआत में घुमाने के लिए जो है जोगिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। जोगिंग प्रक्रिया होती क्या है? देखिए, एक पुश बटन होता है। क्या होता है? एक पुश बटन होता है। जब तक हम उस बटन को दबा कर रखते हैं तब तक वो मोटर चलती रहती है। जैसे ही हम उस बटन को छोड़ देते हैं वैसे ही मोटर बंद कर देती है। इसलिए मोटर को शुरुआत में चलाने के लिए क्या है, थोड़ी बहुत गति जो हम प्रदान करते हैं वो इस जोगिंग बट स्विच की हेल्प से करते हैं। क्या कहते हैं इसे? जोगिंग स्विच कहते हैं इसे। मान लीजिए एक मोटर है और वो मोटर अभी बंद अवस्था में रखी हुई है। ये मोटर है, ये इसका रोटर है। ठीक है, ये मोटर क्या है, इस समय बंद अवस्था में रखी गई है। अब हम इसे मोटर को चलाना है तो हम इस जोगिंग स्विच को प्रेस करेंगे तो क्या है, मोटर धीरे धीरे चलने स्टार्ट हो जाती है। मोटर को हल्की सी गति प्रदान करते हैं इस जोगिंग स्विच की हेल्प से। अब अगर हम इसे जोगिंग स्विच को छोड़ देते हैं, ये मोटर के अंदर गति
खत्म बंद हो जाती है। ठीक है, इसको ना आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो हमारे घरों में बाहर डोरबेल लगी होती है, जब तक हम उस डोरबेल के स्विच को प्रेस करके रखते हैं तब तक डोरबेल बजती रहती है। ठीक है ना, उससे हम इसको समझ सकते हैं। उसी तरह ये जॉगिंग स्विच होता है, जब तक हम इस बटन को दबा कर रखते हैं तब तक ये मोटर चलती रहती है। शुरुआत में इसको मोटर को थोड़ी बहुत गति प्रदान करने के लिए जॉगिंग स्विच का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि जॉगिंग का अन्य नाम क्या होता है। ठीक है भाई, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लॉसेस इन इंडक्शन मोटर। एक इंडक्शन मोटर के अंदर कौन कौन से लॉस होते हैं, इसके अब जो लॉस है ना भाई, मशीनों के अंदर लॉस बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब तो इतनी मशीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब आपको ये आपके मन में आसानी से आ जाना चाहिए कि एक मशीन के अंदर कौन कौन से लॉस होते हैं। एक तो होंगे स्टेटर लॉस भाई, जो स्टेटर के अंदर लॉस होंगे। एक होंगे रोटर लॉस, जो रोटर के अंदर लॉस होते हैं वो रोटर लॉस होगी। ठीक है ना। अब स्टेटर के अंदर कौन से लॉस होंगे, जो स्टेटर के अंदर जो वाइंडिंग होती है उसमें वो जो लॉस होंगे वो कॉपर लॉस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वो कॉपर लॉस कहलाते हैं। स्टेटर की जो कोर होती है, कोर के अंदर होने वाले लॉस को हम कोर लॉस बोलेंगे, या फिर आयरन लॉस भी उन्हें बोल देते हैं। आयरन लॉस बोल देते हैं, कोर लॉस बोल देते हैं, एक ही बात होता है। अब आयरन लॉस में कौन से होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस होता है और एडी करंट लॉस होता है। उनको खत्म करने के लिए हमें पता है लैमिनेटेड कोर सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। कॉपर लॉस का कैसे कम किया जा सकता है, कॉपर लॉस को हम कम कर सकते हैं प्रतिरोध को कम करके, यानी कि जो वाइंडिंग यूज की गई है उस वाइंडिंग के प्रतिरोध को कम करने के लिए, कम करके। अब बात तो आती है रोटर के अंदर कौन से लॉस होंगे भाई। रोटर के अंदर तो कोई वाइंडिंग भी नहीं होती, रोटर के अंदर कौन से लॉस होंगे, रोटर के अंदर होते हैं मैकेनिकल लॉस। कौन से लॉस, मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस, या फिर हम इसे कह सकते हैं रोटेटिंग लॉस। रोटेटिंग लॉस, घूर्णन क्षति। ठीक है भाई, दो प्रकार के लॉस होते हैं, एक रोटर के अंदर होते हैं, एक स्टेटर के अंदर होते हैं। स्टेटर के अंदर कॉपर लॉस होंगे और आयरन लॉस होंगे। रोटर के अंदर मैकेनिकल लॉस होंगे और या फिर हम इसे कह सकते हैं रोटेटिंग लॉस होंगे। अब एक नेक्स्ट पॉइंट बचता है, उसे हम क्या कहेंगे, दक्षता, यानी कि एफिशिएंसी। क्या कहेंगे, एफिशिएंसी ऑफ मोटर। एफिशिएंसी को आप सभी को पता है किस तरीके से, इस तरीके से दर्शाया जाता है। रोटर का आउटपुट, एक मोटर क्या करती है, रोटर से ही तो आउटपुट देती है। रोटर का आउटपुट बटा में रोटर का इनपुट। रोटर का इनपुट, या फिर हम इसे कह सकते हैं स्टेटर का इनपुट, क्योंकि देखिए जो रोटर आउटपुट बटा रोटर इनपुट है ना, ये बनेगा रोटर की एफिशिएंसी। किसकी, ये बनेगी रोटर की एफिशिएंसी। अब अगर हमें पूरी मोटर की चाहिए ना एफिशिएंसी, तो यहाँ पर क्या है, स्टेटर के अंदर कितनी हमने बिजली दी है, कितनी हमने उसके अंदर पावर दी है। तो एफिशिएंसी ऑफ मोटर क्या बनेगी, रोटर आउटपुट बटा में स्टेटर इनपुट। स्टेटर के अंदर कितनी बिजली दी है और रोटर से कितनी आउटपुट मिली है। और अगर हमें परसेंटेज में चाहिए तो इसके साथ गुणा 100 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, गुणा 100 लगा देंगे। इतना आपको समझ आ गया होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो चुका है अपना चैप्टर कंप्लीट। कौन सा, इंडक्शन मोटर वाला। इतना ही पार्ट होता है, बहुत छोटे चैप्टर होते हैं, एक दो पॉइंट रह गए हैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए देखिए, अगर हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए ना एक मोटर के अंदर, क्या, अगर हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए तो क्या है, रोटर आउटपुट को, उसको रोटर प्रतिरोध का मान रोटर प्रतिघात के बराबर होना चाहिए भाई। किसके बराबर होना चाहिए, रोटर प्रतिरोध का मान रोटर प्रतिघात के। अगर हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए हुआ तो रोटर प्रतिरोध का मान रोटर प्रतिघात के बराबर होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो अधिकतम बलार गुण है ना, जो जो हाई टॉर्क होता है, हाई टॉर्क किस कंडीशन में बदलता हुआ चलता है, V2 बटा में X2 के फॉर्म में बदलता हुआ चलता है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हाई टॉर्क
जो उच्च बल आघूर्ण है ना V2 बटा में x2 के फॉर्म में बदलता हुआ चलता है। V2 क्या है यहाँ पर वोल्टेज होती है और ऐसी x यहाँ पर प्रतिघात होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर होता है अपना 3 फेज इंडक्शन मोटर वाला चैप्टर कंप्लीट। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना वो करेंगे सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर छोटा सा चैप्टर है, शायद एक क्लास में भी ये खत्म हो जाए सिंक्रोनस मोटर वाला। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। इंपॉर्टेंट एक सवाल आने की संभावना रहती है सिंक्रोनस मोटर से। कितनी? एक सवाल आने की संभावना रहती है सिंक्रोनस मोटर से, और एक सवाल आ भी सकता है, पक्का है एक सवाल तो भाई। ठीक है ना। 3 फेज इंडक्शन मोटर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना। अगर ऐसा कुछ पार्ट है जो आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपको दोबारा बताएंगे। ठीक है, आज की क्लास में करते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।